नमस्कार दोस्तों, बीपीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले की क्लास में हम पढ़ चुके थे बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स। टूल्स में हमने पढ़ा था पहले एंजाइम, फिर दूसरा पढ़ा था वेक्टर। हम तीसरे अनुप्रयोग पे आ चुके हैं, जिस पर तीसरे नंबर पे पैसेंजर जीन, डिजायर्ड जीन या फिर फॉरेन जीन। पैसेंजर जीन, डिजायर्ड जीन या फिर फॉरेन जीन, ये तीनों एक ही चीज़ के नाम हैं। ये ऐसी जीन है या ऐसा डीएनए है जिसको हम वेक्टर के थ्रू जोड़कर किसी होस्ट सेल में भेजना चाहते हैं। तो पैसेंजर जीन, डिजायर्ड जीन और फॉरेन जीन। फॉरेन बाहरी जीन है, इसलिए डिजायर्ड जो हमें चाहिए प्रोडक्ट वो वाली जीन है, इसलिए डिजायर्ड जीन बोलते हैं। और पैसेंजर जीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वेक्टर के थ्रू ये जाती है। तो ये क्या होती है? एक स्पेशल डीएनए होती है। पैसेंजर जीन क्या होती है? स्पेशल डीएनए होती है जो कहाँ जाना है इसको? वेक्टर के थ्रू, वेक्टर पर अटैच होकर कहाँ जाना है इसको? होस्ट सेल में जाना है। ठीक है। और होस्ट सेल से क्या बनाना है? प्रोडक्ट बनाना है। कोई भी जो कि कैरेक्टर है वो इसको बनाना है, या फिर कोई भी अगर एंजाइम वगैरह जो कि प्रोडक्ट होते हैं जीन के वो बनाने हैं। तो ये पैसेंजर जीन कहलाती है, डिजायर्ड जीन कहलाती है या फॉरेन जीन कहलाती है। अब देखो इसको हम कहाँ से ऑब्टेन करेंगे। देखो इसके ऑब्टेन करने के 3 मेथड है कि हम ऐसी जीन को कैसे सेपरेट करें। इसके 3 मेथड है। जैसे कि पहला है अपने पास, जो पहला मेथड है वो आएगा अपने पास रैंडम डीएनए मेथड। रैंडम डीएनए मेथड। रैंडम डीएनए मेथड इसको क्यों कहा गया है? रैंडम डीएनए मेथड इसलिए कहा गया है क्योंकि हमें पूरे डीएनए को सेपरेट करना है। कोई एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं सेपरेट करना है। जैसे मान लो कि ये वाली सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। इसके अंदर क्या है? इसका इसका डीएनए है। ये क्या है? जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए पूरा कंप्लीट डीएनए है, जीनोमिक डीएनए। इस पूरे डीएनए को हम बाहर निकालते हैं। ठीक है। क्रोमेटिन जाल के रूप में होता है। ये अपने पास है टोटल डीएनए। ठीक। ये टोटल डीएनए अपने यूकेरियोटिक या प्रोकैरियोटिक किसी भी सेल का निकाल लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे? पूरे डीएनए को, क्योंकि अपनी जीन तो जैसे मान लो जीन अपनी, मान लो इस पूरे डीएनए में अपनी जीन कहाँ पर लोकेट है? मान लो कि अपनी जो डिजायर्ड जीन है, मान लो ये यहाँ पर है, ये वाली डिजायर्ड जीन है यहाँ पर है, और एक जीन यहाँ पर है। ऐसे कुछ अपनी डिजायर्ड जीन है यहाँ पे। यहाँ पर अगर तुम एक ही जीन को अपनी डिजायर्ड जीन मानो, ये देखो ये जीन अपनी क्या है? डिजायर्ड जीन है। क्या है इसका? जो हमें चाहिए, ये वाली जीन है अपनी डिजायर्ड जीन। अब इसको सेपरेट करना है, इसको फाइंड आउट करना है, तो हमें पूरे डीएनए को काटना पड़ेगा। इसलिए इसको बोलते हैं रैंडम डीएनए मेथड। डीएनए में से, टोटल डीएनए में से कहीं से भी हमें सेपरेट करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ विशेष प्रोसेस होती है। जैसे कि अब हमें याद रखना कि पूरे डीएनए में से क्या लेना है? अपनी जीन को सेपरेट करना है। तो इसके लिए कुछ एंजाइम यूज होते हैं। एंजाइम ही बेहतर टूल है। एंजाइम्स यूज होते हैं पूरे डीएनए में। अब पहले तो देखो, किसी सेल को गलाने के लिए मैंने आपको एंजाइम पढ़ा दिए थे। एनिमल सेल, प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल, ईस्ट सेल या फंगस सेल, किसी को भी गलाना हो तो एंजाइमेटिक टूल्स यूज करेंगे। वहाँ पर एंजाइम ये गला देगा। इसके अलावा फिर जो ये अपने पास डीएनए है, ये डीएनए है, टोटल डीएनए, इस पर हम डालेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज जो एंजाइम है इस पर काम करेगा। ठीक है। अब जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज एंजाइम है, इसकी अलग अलग साइट्स होती है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज एंजाइम की। तो ये पूरे डीएनए को कट कर देगा छोटे छोटे हिस्सों में। ये सभी हिस्सों में कट कर देगा। ठीक है। ये किसी कोई फ्रेगमेंट इसका लंबा रहेगा, कोई फ्रेगमेंट छोटा रहेगा, क्योंकि अलग अलग प्रकार से 4-5 कट लगा देगा या अधिकतम कट भी लगा सकता है। तो ये डीएनए किस में बढ़ जाएगा? फ्रेगमेंट में। ठीक है। ये फ्रेगमेंट में डीएनए यहाँ पर फ्रेगमेंटेड हो गया है। अब जो बड़े बड़े हैं, जो बड़े बड़े फ्रेगमेंट बचे हैं, इनको भी डाइजेशन एंजाइम द्वारा हम क्या करते हैं? डाइजेस्ट कर लेते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम द्वारा, जो कि अलग अलग एंजाइम होते हैं डाइजेशन एंजाइम। डाइजेशन का मतलब है किसी भी लार्ज मॉलिक्यूल को, बॉन्ड को तोड़कर स्मॉलर फ्रेगमेंट में तोड़ना। तो आर ई एंजाइम हमने डाला। ठीक है। आर ई एंजाइम हमने डाला। तो आर ई एंजाइम तो किसी विशेष जीन पर काम करता है, क्योंकि कोई सीक्वेंस होगी, कोई सीक्वेंस होगी। मान लो कि यहाँ पर सीक्वेंस है अपने पास A T C A
सी, ठीक है। इस सीक्वेंस पे आरई एंजाइम इस वाले सीक्वेंस को काटता है, बेसिकली पैलिंड्रोमिक साइट ही होती है, तो वहाँ से किसी जीन को सेपरेट कर देता है। तो इसका काम तो हो गया जीन को, डिजायर्ड जीन को सेपरेट करना। और बाकी जो बड़े बड़े फ्रेगमेंट है उनको काटना किसका काम है, डाइजेस्टिव एंजाइम जो भी हैं उनको काटना इसका काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एंजाइमेटिक टूल से हम कर सकते हैं रिएक्शन। इसके अलावा देखो अब डीएनए किस टुकड़ों में बट गया है, डीएनए छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया है यहाँ पर। अब हम देखते हैं आगे कि हमें अब जो टुकड़े बचे हैं इनको अलग अलग सेपरेट करना है। तो ये सब बहुत सारे टुकड़े हैं, अपने पास पूरा मिक्सचर आ गया है डीएनए का मिक्सचर आ गया है अपने पास। अब इन डीएनए के जो मिक्सचर है पूरा, इसको हमें अलग अलग लेंथ वाइज क्या करना है, सेपरेट करना है, लेंथ वाइज सेपरेट करना है। इसके लिए याद रखना एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसको बोला जाता है लेंथ वाइज डीएनए को सेपरेट करना। क्वांटिटेटिव या वॉल्यूमेट्रिक मेथड है कि कितना वॉल्यूम है डीएनए का, है कितना लंबा डीएनए है, कितनी मात्रा में डीएनए है, उसकी लेंथ क्या है, उसकी बेस पेयर की साइज क्या है, उसके टुकड़ों की साइज क्या है। तो एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या करते हैं, यहाँ पे देखो जेल का यूज करते हैं इसलिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल अपन कौन सी यूज करते हैं, एगारोस जेल, एगारोस जेल जो समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। ये पाउडर के फॉर्म में होता है, तो इसको क्या करते हैं पानी के साथ उबालकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबालकर इसको एक प्लेट में पेट्री डिश में लेते हैं। पेट्री डिश में ये क्या हो जाता है, सेमी सॉलिड हो जाता है, सेमी सॉलिड बन जाता है 40 डिग्री पर। इसका याद रखना तापमान जेल को बनाने के लिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड का यहाँ पर टेम्परेचर चाहिए 11 जेल को। ये बन गया जेल। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या मतलब, फोरेसिस का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है। फोरेसिस का मतलब होता है मूवमेंट या किसी चीज को सेपरेट करना, किसके माध्यम से, इलेक्ट्रो का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि एनोड वो कैथोड चार्ज अपनाकर किसी जेल में किसी बायोमोलिक्यूल को सेपरेट करना उसकी मूवमेंट के हिसाब से। तो ये क्या हो जाती है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसकी प्रोसेस में समझा देता हूँ, देखो एक बार कि अपने पास एक ऐसा सीट होती है, ठीक है। इस पे पूरा क्या है, जेल भरा हुआ है, और जेल के अंदर यहाँ पर कुछ वेल्स होते हैं जो बना दिए जाते हैं, जैसे पूरा जेल भर दिया है और यहाँ पर थोड़े गड्ढे छोड़ दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर लगा दिया है अपना एनोड पॉजिटिव, और यहाँ पर अप्लाई कर दिया है कैथोड। एनोड और कैथोड यहाँ पे लगा लिए, दोनों ये सर्किट लगा लिए, ठीक। अब आपको पता है कि डीएनए जो होता है वो फॉस्फेटिक ग्रुप की वजह से क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो ये किसकी ओर अट्रैक्ट होगा, डीएनए ऑलवेज अट्रैक्ट टुवर्ड्स एनोड, यानी पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा। अब जो डीएनए का मिक्सचर तुमने बनाया है, बहुत सारे डीएनए का मिक्सचर तुमने बनाया है यहाँ पर, ये पूरा टोटल डीएनए को हमने डाइजेस्टिव और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काट लिया। इस मिक्सचर को यहाँ पर डालना है, जैसे यहाँ पे डाल दिया, ये मिक्सचर यहाँ पे भर दिया, ठीक है। कौन सा जेल है इसमें, एगारोस जेल है। और याद रखना इस डीएनए को एक स्टेन से कलर करते हैं, डीएनए को एक स्टेनिंग एजेंट से कलर कर देते हैं, डाई एजेंट होता है स्टेनिंग एजेंट, उससे कवर कर देते हैं, यानी उसमें डाल देते हैं ताकि ये दिख जाए, इसका कुछ पॉइंट दिख जाए। वरना डीएनए एगारोस जेल में वाइट में डीएनए एक लिक्विड होता है और कलरलेस होता है, तो वो दिखेगा नहीं। इसलिए ये कैसे मूवमेंट करेगा, कहाँ पे जाएगा, कौन सा लंबा फ्रेगमेंट कहाँ पर है, कौन सा छोटा फ्रेगमेंट में आगे निकल गया, तो ये दिखने के लिए इस पर क्या करते हैं, डाई कर देते हैं। और डाई होती है इथियम ब्रोमाइड, नाम सुना होगा आपने, इथियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो याद रखना इथियम जो ब्रोमाइड डाई किस में यूज करते हैं, ये करते हैं अपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। अब यहाँ पर हमने डाल दिया है 3 वेल, मान लो ज़्यादा भी वेल हो सकते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं वेल का मतलब। और पूरा ये किससे कवर है,
ये पूरा जो सीट बची ये अपने नाइलॉन नहीं, ये जेल सीट, एगारोस जेल की सीट बनी हुई है। यहाँ पर कुछ गड्ढे हैं जहाँ पर हमने इसको भर दिया। ये पहला वाला जो वेल है इसमें हम डीएनए की जो लंबाई हमें पता है, जिन डीएनए सेगमेंट की लंबाई पता है, यानी जिनकी लेंथ हम जानते हैं पहले से ही, नॉन लेंथ वाले, या जैसे हम एग्रीकल्चर में चेक वैरायटी लगाते हैं किसी भी न्यू वैरायटी को टेस्ट करने के लिए, चेक वैरायटी जिसका हमें पहले से सब कुछ पता होता है, प्रोडक्शन, ड्यूरेशन, इरिगेशन रिक्वायरमेंट, ये सब पहले से पता होता है, तो चेक वैरायटी लगाते हैं। वैसे ही यहाँ पर इस फर्स्ट वेल में क्या करते हैं, जो डीएनए की लंबाई है, जैसे मान लो कि इन डीएनए की लंबाई हमने लगा दी है, जैसे कि यहाँ पर यहाँ तक ये अपना ऊपर से नीचे तक, जैसे मान लो ये 100 बेस पेयर है, ये 200 बेस पेयर है, ये 300 बेस पेयर, 400 बेस पेयर, ऐसे 800 बेस पेयर, ये डीएनए की लंबाई है। अब जो यहाँ पे फ्रेगमेंट दौड़ के आएगा इधर से चल के, तो ये 100 बेस पेयर वाला रहेगा, मतलब छोटा रहेगा, और ऊपर जाओगे तो बड़ा रहेगा। कैथोड माइनस और एनोड पॉजिटिव, और डीएनए यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पर क्या कर दिया, लाइट इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया है। तो इसमें देखना कि जो डीएनए क्या है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, तो डीएनए यहाँ से निकलकर इस जेल के अंदर 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 किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, एनोड की जगह। अब पता है तुम्हें, जो ज़्यादा बड़ा फ्रेगमेंट रहेगा वो कम दूरी तय करेगा, और छोटे छोटे फ्रेगमेंट रहेंगे वो ज़्यादा दूरी तय करेंगे। तो यहाँ पर ज़्यादातर लंबाई का एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर बन जाता है। जैसे मान लो कि छोटा फ्रेगमेंट है, ये ज़्यादा लंबाई तय करके आ गया है, दूरी तय करके, क्योंकि जल्दी अट्रैक्ट होता है, क्योंकि छोटा फ्रेगमेंट है, उसका साइज कम है, तो एनोड की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा और ज़्यादा स्पीड से मूवमेंट करेगा, ठीक है, ज़्यादा स्पीड पकड़ेगा, तो यानी कि, और बड़े फ्रेगमेंट ऊपर रह जाते हैं। तो ये पहला वाला वेल है, इसमें हमें पता है कि सभी लंबाई क्या है, डीएनए की लंबाई है क्या क्या होती है, तो इसमें जो हम जानते हैं पहले से, वो वाली लंबाई वाले टुकड़े रखते हैं, ताकि वो सिक्वेंसिव जम जाए और बाकी का हमें क्या पता चल जाए, एक रिलेटिवली हमें उसकी लंबाई पता चल जाए। तो इसको बोलते हैं लेडर। क्या बोलते हैं, लेडर, या इसको एल से प्रेजेंट करते हैं। तो पहले वेल को लेडर बोलते हैं, ताकि नॉन लंबाई वाला, जो कि हम जानते हैं जिस लंबाई को डीएनए की, वो लंबाई यहाँ पर हो, जैसे कि हमें ये पहले सीक्वेंस। अब मान लो कि अब ये वाला जो हमें पता है, इनका पता नहीं लंबाइयों का, तो याद रखना, जैसे कि यहाँ पर इससे डीएनए निकल गए, यहाँ पर इकट्ठा हुआ ये, और यहाँ पे बहुत सारा डार्क हो गया, यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ा कम हुआ, यहाँ पर भी कम हुआ, यहाँ पे बहुत सारा डार्क हो गया, ठीक है। ये वाला बैंड, इसको क्या बोलते हैं, बैंड। ये जो बनते हैं इनको क्या बोलते हैं, बैंड। और ये बैंड क्यों बने हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डीएनए को हमें किससे अभिरंजित किया है, किससे स्टेन किया है, एथियम ब्रोमाइड से किया है। एथियम ब्रोमाइड को हम जब जेल में देखते हैं, क्योंकि ये डीएनए क्या होता है, एथियम ब्रोमाइड एक डाई है, जिससे डीएनए को हमने डाइंग किया है या उसको स्टेन किया है। तो ये फ्रेगमेंट जहाँ पे इकट्ठा होंगे, हम फोटोग्राफिक फिल्म में देखेंगे आगे, तो यहाँ पर एक बैंड दिखाई देंगे। ये तो दिखाई देंगे ही सही, ये तो लंबाई हमें पता है इनकी, तो ये, लेकिन अब इनका जो दिखाई दिए, इनका कंपैरिजन इनसे करेंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पर ये बहुत गहरा और बहुत बड़ा बैंड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब एक डीएनए नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लंबाई देखो कितनी आ रही है, 200 और 300 के बीच, यानी 250 बेस पेयर के लगभग, 200 से 300 के बेस पेयर के बीच में ये डीएनए के फ्रेगमेंट यहाँ पर इकट्ठे हो गए। मतलब ज़्यादातर फ्रेगमेंट कितनी लंबाई के हैं, ज़्यादातर फ्रेगमेंट 250, 200 से 300 के बीच की लंबाई के हैं। और इस वाले दूसरे वाले जो वेल है, इसमें 250 से या 200 से 300 लंबाई वाले केवल एक ही फ्रेगमेंट है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रेगमेंट कौन से हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रेगमेंट है जिसकी लंबाई 100 बेस पेयर की है, क्योंकि यहाँ पर बैंड बहुत बड़ा बना है, इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारे डीएनए इकट्ठे हो गए। तो इस लंबाई के डीएनए यहाँ पर बहुत सारे हैं, इसलिए, क्योंकि सिंगल जो डीएनए रहेगा, जैसे मान लो सिंगल, इसका ज़्यादा बड़ा बैंड नहीं दिखेगा, क्योंकि मान लो कोई 400 लंबाई का केवल एक ही डीएनए है, 400 लंबाई का केवल एक ही क्या है, एक ही डीएनए सेपरेट हुआ है, 400 लंबाई का उसमें एक ही था, 400 बेस पेयर, तो वो एक है, वो दिखता भी नहीं है। जहाँ पर बड़े बड़े बैंड बनते हैं, वो लंबाई डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पर अधिकतम जो डीएनए हैं उनकी लंबाई क्या है। इस बैंड में 100 बेस पेयर की लंबाई है, और इस बैंड में 200 से 300 के बीच के सबसे ज़्यादा बेस पेयर इस वाले में। तो याद रखना, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। यहाँ पर हम किसके अकॉर्डिंग, डीएनए की लेंथ के अकॉर्डिंग, डीएनए लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम किसको, डीएनए को सेपरेट कर लेते हैं। इसमें दो चीज़ें याद रखना, एगारोस जेल लेते हैं, डीएनए की जो
नेचर होती है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और ये पॉजिटिव की ओर एनोड की ओर जाता है। और जिसकी लंबाई ज़्यादा रहेगी वो कम दौड़ेगा, जिसकी लंबाई कम रहेगी वो ज़्यादा दौड़ेगा। इसी बेस पर ये आधारित है कि एनोड की तरफ या ज़्यादा मूवमेंट कौन तय करेगा, जिसकी लंबाई छोटी है फ्रेगमेंटेड। और इसमें डाई के रूप में क्या यूज करते हैं, इथियम ब्रोमाइड यूज करते हैं डाई के रूप में, ताकि डीएनए के बैंड्स को हम देख सकें। तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। अब ये मान लो अपनी डिजायर्ड जीन इनमें ही है लेकिन हमें पता नहीं है कुछ, ठीक है। अब इसको हमें डिजायर्ड जीन मान लो इनमें ही डिजायर्ड जीन है अपनी, लेकिन हमें पता नहीं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने कर ली, एक बार मैं बता देता हूँ कि ये एक जेल है और यहाँ पर ये वेल जो हमने बनाया, ये वेल है, छोटे छोटे कुएं हैं जिसमें डीएनए था, पहले डीएनए था, अब डीएनए की लंबाई ऐसी हो गई है, कुछ जगह बैंड बन गए हैं जहाँ पर ज़्यादा डीएनए है, ठीक है। ये तो ये हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से ये यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, दो ही चीज़ें याद रखना है इसमें कि जो बैंड की लंबाई है वो डीएनए की क्या करती है, डीएनए की लेंथ पर डिपेंड करती है कि इतनी लेंथ वाले डीएनए यहाँ पर इकट्ठे हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, ये अपने पास। अब इसके अलावा एक और प्रोसेस इसमें सेपरेट करने के लिए होती है, एक होती है सदर्न ब्लोटिंग। सदर्न ब्लोटिंग, ये नाम आपने सुना होगा, सदर्न ब्लोटिंग। ये साइंटिस्ट का नाम है, ये किसका नाम है, साइंटिस्ट का नाम है जिनने इसको खोजा है। 1975 की लगभग बात है। क्योंकि हमें ये डीएनए में क्या करना पड़ता है, डीएनए को स्टेन करना पड़ता है, जिसके लिए हमें ऑटो रेडियोग्राफी की जरूरत पड़ती है, ऑटो रेडियोग्राफी की जरूरत पड़ती है, ऑटो रेडियोग्राफी की जरूरत पड़ती है। तो इसमें आइसोटोप वगैरह यूज होते हैं। तो हम इस जेल पर पूरा काम परफॉर्म नहीं कर सकते। इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या जेल सीट पर क्या होता है, जेल क्या होता है, फ्रेजाइल होता है, ये टूट जाता है, इसलिए सारे आगे के काम इस पर परफॉर्म नहीं कर सकते। इसलिए इस डीएनए के जितने फ्रेगमेंट है जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे हमने सेपरेट किए हैं, तो डीएनए के जितने भी सेगमेंट हैं इनको हमें कहाँ उठा के रखना है, नाइट्रोज सेलुलोज पेपर पे, ठीक है। एक सीट होती है, उस पेपर पे हमें ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्या रखना है, पूरा डीएनए सेपरेट करके इस पे रखना है। जैसे मान लो ये अपनी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए हमने ये यहाँ पर अपने डीएनए पड़े, ठीक है, ये डीएनए है। अब हमें इस डीएनए को, ये कौन सी सीट, ये जेल सीट है, ये जेल सीट है जिसमें एगेरोस जेल है। इस पेपर पर हमें नाइट्रोसेलुलोज पेपर, नाइट्रोसेलुलोज की बनी है, इस पेपर पर या इस सीट पर, इस पेपर या इस सीट पर हमें इसको क्या करना, इसको यहाँ पर इस वाले में से एगोरोस जेल में से निकाल कर इस पे लाना है, मतलब इसकी कॉपी लेनी है, जेरोक्स करनी है, जेरोक्स करनी है। जेरोक्स का मतलब है सेम टू सेम कॉपी, मतलब ये जेल यहीं रहे, सब यहीं रहे, केवल ये जो टुकड़े हैं ये इस पर आ जाए, ठीक है, ये टुकड़े इस पर आ जाए। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं सदर्न ब्लोटिंग, याद रखना, सदर्न ब्लोटिंग। ये डीएनए के लिए की जाती है, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि सदर्न ब्लोटिंग किसके लिए की जाती है, फॉर डीएनए। अगर इसी के साथ देखा जाए एक और है नॉर्दर्न ब्लीडिंग, नॉर्दर्न नॉर्दर्न ब्लोटिंग, नॉर्दर्न ब्लोटिंग ये किसके लिए की जाती है, आरएनए के लिए, ठीक है, ये आरएनए के लिए की जाती है। और एक बात, एक और क्वेश्चन है वेस्टर्न ब्लोटिंग, वेस्टर्न ब्लोटिंग ये की जाती है प्रोटीन के लिए, और इन सब के प्रोसीजर अलग अलग हैं। तो ये तीन ब्लोटिंग याद रखना, ये तीनों ही क्या है, एगारोस जेल से सेपरेट करने की मेथड है डीएनए फ्रेगमेंट को, ताकि हम एगारोस जेल से रिप्लेस कर दे। रिप्लेस का मतलब है जैसे कोई चीज़ यहाँ रखी है, यहाँ पर उस पर काम करना आसान नहीं है, तो हमें इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए दूसरी जगह पे ले जाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें उठा के दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रोटीन के लिए वेस्टर्न ब्लोटिंग, और डीएनए के लिए सदर्न ब्लोटिंग, आरएनए के लिए नॉर्दर्न ब्लोटिंग, ठीक। अब देखो, जैसे ही सदर्न ब्लोटिंग करेंगे, जैसे ही हम सदर्न ब्लोटिंग करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये जितने भी डीएनए के फ्रेगमेंट है उठ के कहाँ पे आ जाएंगे, ये उठ के आ जाएंगे अब नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन पर, नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन पर ये उठ के आ जाएंगे। तो याद रखना
देखिए ये अपनी क्या हो गई, सदर्न ब्लोटिंग। बस इसका याद रखना, फॉर किसके लिए करते हैं, डीएनए के लिए, फॉर डीएनए, सदर्न ब्लोटिंग फॉर डीएनए। अब देखो सदर्न ब्लोटिंग फॉर डीएनए, अब ये एक नाइट्रो मेम्ब्रेन पर ये सेपरेट हो चुका है, नाइट्रो मेम्ब्रेन पर सब नाइट्रो मेम्ब्रेन पर सेपरेट हो गया है, ठीक है। तो ये मान लो यहाँ पर अपने पास डीएनए के फ्रेगमेंट यहाँ पर आ गए हैं, किस पर, मेम्ब्रेन पर या सीट पर आ गए हैं। इसको हमने क्या बोल दिया, सदर्न ब्लोटिंग। अब इसमें हमें एक और अनुप्रयोग एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसको बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी, इससे एक डायग्राम बनता है, ऑटो रेडियोग्राम बोलते हैं, ऑटो रेडियोग्राम। अब ये कैसे होता है, देखो इस पर डीएनए हमेशा याद रखना डबल स्टैंडर्ड रहता है डीएनए, तो यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड आया जो हमने सेपरेट किया है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और सदर्न ब्लोटिंग। सदर्न ब्लोटिंग बस इतना सा है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से जो हमने डीएनए को सेपरेट किया है एगरोस जेल पे, उस एगरोस जेल से हमें किस पे लाना है, ये हमें एक मेम्ब्रेन या एक सीट जिसको नाइट्रोसेलुलोज सीट बोलते हैं उस पर हमें लाना है, ताकि यहाँ पर हम आगे की क्रियाएं कर सकें, इसलिए हमें इस पे लाया। बस इसको इतने इतने से पार्ट को सदर्न ब्लोटिंग बोलते हैं। ये एक सुविधा, ये एक तरह की, बाकी क्योंकि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम जेल पर सभी कार्य आगे परफॉर्म नहीं कर सकते थे। अब ये जैसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए, तो पहले तो हमें डाइजेस्टिव एंजाइम लगा के इनको क्या करना है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में बनाना पड़ेगा। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बना दिया गया है। अब हमें पता है हमें डिजायर्ड जीन को सेपरेट करना है, लेकिन हमें पता नहीं कि वो डिजायर्ड जीन कहाँ पर है, लेकिन हमें उनका उसका सीक्वेंस मालूम है, मान लो ए टी टी सी, ये मान लो ये सीक्वेंस मालूम है इस पर, लेकिन हमें पता नहीं है कहाँ पर है, इसको पहचानना है, इसको आइडेंटिफाई करना है। तो हमें जैसे हमें पता है कि डीएनए की एक जो स्ट्रैंड है वो 5 डेज टू 3 डेज होती है और दूसरी होती है 3 डेज टू 5 डेज, और दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती है। यानी एक तरफ एडेनिन तो दूसरी तरफ क्या आएगा, थायमिन आएगा, क्योंकि प्यूरिन और पिरिमिडिन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे मान लो हमेशा एक के साथ डबल बॉन्ड से कौन जुड़ेगा, एक के साथ डबल बॉन्ड से टी और जी के साथ ट्रिपल बॉन्ड से सी, तो याद रखना ATGC ये दोनों होते हैं। तो हम इसका प्रोब यूज कर सकते हैं, जैसे एक स्टैंड में 5 to 3 क्या होगा, AATTC। तो अब हमें इसका प्रोब बनाना है, क्या बनाना है, इसके जैसा ही इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनानी है। प्रोब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोब। प्रोब, ठीक है। अब इसका याद रखना प्रोब कैसा बनेगा, जैसे कि अपने पास AAATTC, AAATTC, और ये कहाँ का सीक्वेंस है, 5 डेज टू 3 डेज ये सीक्वेंस है। ये हमें पता है कि डिजायर्ड जीन का सीक्वेंस है, लेकिन हमें पता नहीं है कि कहाँ पर है डिजायर्ड जीन का सीक्वेंस। तो इसका प्रोब बनेगा 3 डेज से 5 डेज, और एक ही जगह क्या आ जाएगा, टी एक ही जगह, टी एक ही जगह, टी की जगह ए और सी की जगह जी। तो ये क्या हो गया, ये प्रोब हो गया, इसको बोलते हैं प्रोब। पहचानने के लिए एक चिन्ह होता है प्रोब, ये प्रोब। और ये प्रोब काम आते हैं किस में, डिजायर्ड जीन को पहचानने में या अपनी टारगेट जीन को पहचानने में, ये प्रोब काम आएंगे। अब इस प्रोब का यूज कैसे करेंगे, जैसे कि अपने पास ये सीट है जिस पर हमने सदर्न ब्लोटिंग के अनुप्रयोग करके सारे के सारे डीएनए को सिंगल फ्रेगमेंट में काट के रख दिया था। अब इस प्रोब में हम पहचानेंगे कैसे, कि अब मान लो कि ये प्रोब अगर यहाँ पर डाल दिया जाए तो ये अपनी ये वाली कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड जो ढूंढ लेगा, ये वाली कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड ढूंढ लेगा, क्योंकि इसी से तो बनाया है। इसका मतलब हमें डिजायर्ड जीन का पता चल सकता है, लेकिन पता चलेगा कैसे, क्योंकि सब तो सेम ही है, सेम स्टैंड से सेम कलर्स हैं। तो हम नाइट्रोसेलुलोज के ये जितने भी डीएनए हैं इन पर क्या करते हैं, इन पर एक अनुप्रयोग करते हैं, जैसे कि प्रोब है। अब प्रोब तो केवल उसी को पहचानेगा जो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री रहेगी, जैसे इसको पहचानेगा। तो इस पर प्रोब पर हम कुछ आइसोटोप यानी कि समस्थानिक, जिनको बोलते हैं समस्थानिक हिंदी में, रेडियो आइसोटोप, कुछ रेडियो आइसोटोप, रेडियो एक्टिव आइसोटोप भी बोल सकते हैं। जो कि रेडियो एक्टिव कौन होता है, जो कि अपने अंदर से ऐसी मेटल या ऐसे कोई भी तत्व जो अपने अंदर से किरणें निकाले, गामा बीटा अल्फा, अपने आप ही इमिशन करे, उत्सर्जित करे, ऐसे जो तत्व होते हैं उनको क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं, निरंतर उत्सर्जित करते रहते हैं। जैसे कि फोस्फोरस
P32, S35, C14, ठीक है। ये 3 आइसोटोप है जिनको हम यूज कर सकते हैं, 3 आइसोटोप है जिनको यूज कर सकते हैं, कार्बन 12 और नाइट्रोजन 14, ठीक है। नाइट्रोजन 14 रहने दीजिए आप, केवल हमें, ठीक है। P35 का ज़्यादातर यूज हम करते हैं, P32 का ज़्यादातर यूज करते हैं, सॉरी, P32 का। S35 और C12 ये सब क्या हैं, ये सब है अपने पास आइसोटोप हैं, और ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैं। इनको हम प्रोब में जोड़ देते हैं, इनको हम प्रोब में जोड़ते हैं, क्योंकि प्रोब किसका बना होता है, डीएनए का ही एक सीक्वेंस है, और डीएनए के अंदर जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज है वहाँ पे कार्बन भी रहेगा, सल्फर भी रहेगा, और अपने अंदर क्योंकि जो नाइट्रोजन बेस है उनमें सल्फर भी हो सकता है, और P35 यानी फॉस्फेटिक ग्रुप तो होता ही है डीएनए में। तो हम ऐसे डीएनए में कुछ न्यूक्लियोटाइड ऐसे यूज करेंगे जिनमें फॉस्फोरस क्या हो, 32 वाला हो, या फिर एक हाइड्रोजन हो जिसको ट्राइटेनियम बोलते हैं, ठीक है, ट्राइटेनियम बोलते हैं, H3, ये वाला भी हम प्रोब यूज कर सकते हैं, सॉरी आइसोटोप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 आइसोटोप को यूज कर सकते हैं प्रोब के रूप में, प्रोब बनाने में। प्रोब तो यही से इसमें जोड़ने के लिए, प्रोब को रेडियो एक्टिव करने के लिए हम P32, S35, C12, इसके अलावा हम कर सकते हैं C12 नहीं है ये, याद रखना, C12 तो होता ही है, जबकि हमें क्या करना है, आइसोटोप करना है। तो यहाँ पर C12 नहीं है, यहाँ पर है अपने पास C14, ठीक है। तो ये ट्राइटेनियम, C14, S35 और P32, इन किसी को भी हम किस में ऐड कर सकते हैं, इसमें, और ये कैसे हैं, रेडियो एक्टिव है। तो प्रोब बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनको पहले ऐड करना होता है, ताकि प्रोब हमें बाद में जब हम इसको ऑटो रेडियोग्राम बनाएंगे तो हमें दिख जाए वहाँ पर लाइट के माध्यम से, ये क्या बना, एक कलर इमिट करते हैं अलग अलग, तो वो कर दे, ठीक है। अब देखो, प्रोब बना लिया डिजाइड जीन का, डिजाइड जीन का दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस किस रूप में काम करेगा, प्रोब के रूप में। बाकी हमें ये सारे डीएनए जो सेपरेट किए अलग अलग लंबाई से, तो ये लंबाई से सेपरेट कर लिए हैं। अब इस प्रोब का हमें अब प्रोब को इसमें डाल देना है, प्रोब को इसमें डाल देना है। तो प्रोब कहाँ जाके जुड़ जाएगी, जहाँ पर डीएनए का सीक्वेंस रहेगा, अर्थात हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी डिजाइड जीन हमारी है, ठीक है। अब देखो आगे की बात करते हैं हम, हमने प्रोब बना लिया है और ये चल रहा है आपके ऑटो रेडियोग्राफी ये चल रही है यहाँ पर। तो हमें अब ये जो एक पूरी मेम्ब्रेन है, ये पूरी मेम्ब्रेन, ये हमें देखो, ये अपने पास ये पूरा जेल है, यहाँ पर डीएनए। अब इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, प्रोब ऐड कर दिया, प्रोब जो कि कैसा है, रेडियो एक्टिव, जो कैसा है, रेडियो एक्टिव, क्योंकि इस पर विशेष प्रकार के आइसोटोप, क्योंकि आइसोटोप हैं तो वो क्या करेंगे, लाइट का एमिशन करेंगे। अब इसको हमने किस में देखा है, इसको हमने एक सॉल्यूशन में रखा है, देखा नहीं है, सॉल्यूशन में रखा है। वो सॉल्यूशन किसका है, वो AgX का है। AgX मतलब सिल्वर हैलाइड, X का मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ठीक है। तो ज़्यादातर हम AgCl का यूज करते हैं, AgCl मतलब सिल्वर हैलाइड या सिल्वर क्लोराइड। तो यहाँ पर एक अपने पास सॉल्यूशन है सिल्वर क्लोराइड का सॉल्यूशन है। तो इस पर क्या डाल दिया है, पूरा सॉल्यूशन डाल दिया, सिल्वर क्लोराइड का सॉल्यूशन डाल दिया है। और इसको हम जब लाइट में देखेंगे, तो याद रखना, जहाँ जहाँ भी आइसोटोप वाला सीक्वेंस आएगा, आइसोटोप जो कि P32 हो सकता है, S35 हो सकता है, ट्राइटेनियम हो सकता है, ठीक है, ये सब हो सकते हैं, जहाँ भी आएगा तो इसमें से क्या निकलेगी, जहाँ भी प्रोब जुड़ा है वहाँ से क्या लिखेगी, लाइट क्या निकलेगी, इमिट होगी, और वहाँ पर सिल्वर आयोडाइड या सिल्वर क्लोराइड जो कि जेल हमने लिया है उस पर एक गिरेगी। तो क्या होगा कि सिल्वर जो क्लोराइड है वो जब इस पर आइसोटोप की रेडिएशन गिरेगी तो एनर्जी पाकर Ag+ और Cl- आयन में टूट जाएगा, ठीक है। तो Ag+ आयन जो है उस लाइट में कौन सा कलर का दिखाई देगा, ब्लैक कलर का। तो याद रखना, सिल्वर जो ब्लैक कलर देती है और वो किस में है, वो जेल के माध्यम से है। तो ये अब AgCl कहाँ पे ब्रेक होगा, जहाँ पर रेडिएशन गिरेगी, उस क्षेत्र में ब्लैक होगा जहाँ पर रेडिएशन गिरेगी। AgCl तो सब जगह है,
लेकिन वो हमेशा ब्लू दिखता है। कैसा दिखता है? ब्लू। लेकिन ब्लैक कहाँ पे दिखेगा वो जेल? जहाँ पर Ag प्लस आयन Ag प्लस आयन बनकर Ag एटम बन जाएगी। क्या बन जाएगी? Ag एटम। तो सिल्वर बन जाएगी, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड से सिल्वर का चेंज होना। पहले जेल किसका बना हुआ था या सॉल्यूशन किसका बना हुआ था? सिल्वर क्लोराइड का। अब वो चेंज हो गया है किस में? Ag में, यानी सिल्वर में। और जब सिल्वर में चेंज हो जाएगा, क्या पाकर चेंज होगा वो? कि जो हमें प्रोब लगाया है, जो आइसोटोप, रेडियो एक्टिव आइसोटोप लगाया है, जो प्रोब का यूज किया है, और प्रोब कहाँ पर है? जहाँ पर कि हमारी डिजाइड जीन है। जहाँ पर डिजाइड जीन है वहाँ पर प्रोब जाके जुड़ गया है। सभी डीएनए में नहीं जुड़ा है। जहाँ पर डिजाइड जीन है उसी से प्रोब जुड़ेगा, क्योंकि हमने प्रोब उसी हिसाब से बनाया, उसी सीक्वेंस से। तो प्रोब वहाँ जाके यहाँ पर जुड़ गया है। ठीक है, अब वो जुड़ गया है वहाँ पे, तो वहाँ पे हमने प्रोब यूज कर रखा है, वहाँ पे रेडियो आइसोटोप यूज कर रखा है। तो प्रोब जहाँ पे जुड़ा है वहाँ पर डिजाइड जीन है, और जहाँ पे प्रोब जुड़ा है वहाँ पर ही रेडियो आइसोटोप है। वो अपनी लाइट इमिट करेंगे, यानी रेडिएशन निकालेंगे। और जिस जगह पे रेडिएशन निकालेंगे वहाँ पर किसका सॉल्यूशन है? सब जगह AgCl का। तो वो Cl और Ag को अलग कर देगा, और Ag किस रूप में आ जाएगी? एटम रूप में, परमाणुक फॉर्म में आ जाएगी। और जब परमाणुक फॉर्म में आ जाएगी तो Ag का कलर कैसा हो जाएगा? वहाँ पर ब्लैक। तो जहाँ पर मान लो कि प्रोब जुड़ा है, जहाँ पर प्रोब जुड़ा है वहाँ पर कुछ डार्क बैंड बन जाएंगे, और जहाँ डार्क बैंड बनेंगे वही अपनी क्या है? डिजायर्ड जीन है। इस प्रकार से हम डिजायर्ड जीन को सेपरेट कर सकते हैं। इसमें हमने दो चीज़ें पढ़ ली है, जैसे कि ऑटो रेडियोग्राम बनाना। ठीक है, सदर्न ब्लोटिंग, नॉर्दर्न ब्लोटिंग, वेस्टर्न ब्लोटिंग, कौन कौन से आइसोटोप यूज होते हैं, कौन सा जेल यूज होता है, कौन सी डाई यूज होती है डीएनए को देखने के लिए, लिथियम ब्रोमाइड। हमने एंजाइम देख लिए हैं। तो याद रखना ये सब मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए, क्योंकि अपने पास ज़्यादा टाइम है नहीं है। ठीक है, अब देखो, एक तो मेथड हो गया डिजाइड जीन का ये वाला, कि हमने रैंडम मेथड से किसी भी जीन को निकाल लिया, रैंडम मेथड से किसी भी जीन को सेपरेट कर लिया। दूसरा मेथड जो है अपने पास वो है cDNA लाइब्रेरी, cDNA लाइब्रेरी या cDNA फॉर्मेशन। ये नाम सुना आपने, cDNA फॉर्मेशन। अब cDNA क्या होता है? यहाँ पर स्मॉल c है, तो इस c का DNA का मतलब आप जानते हो, c का मतलब होता है कॉपी या कॉम्प्लीमेंट्री, कॉपी या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक डीएनए जी। तो इसमें ज़्यादा वो नहीं है कि हमें कोई भी, अगर मान लो कि अपने पास आरएनए है, मान लो डीएनए अपने पास उपलब्ध नहीं है, क्या है अपने पास? आरएनए उपलब्ध है। तो आरएनए से हम क्या बना सकते हैं? डीएनए बना सकते हैं। डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए से डीएनए बनना क्या कहलाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा, याद रखना, ये अपना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। और इसी बेस पर कि आरएनए से डीएनए बनाना, अपने पास अगर मान लो कि अवेलेबल नहीं है कोई भी डीएनए जो कि हमें डिजाइड जीन बनानी है, उसका केवल आरएनए अवेलेबल है, तो हम वहाँ पे cDNA फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री या कॉपी डीएनए भी कहते हैं। जैसे कि मान लो अपने पास आरएनए का एक सीक्वेंस है, ये 5' 3', क्योंकि आरएनए क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और यहाँ पर ये बेस पेयर है। अब इसमें हम क्या करेंगे? इसमें ये mRNA ले लिया। ठीक है, आरएनए कौन सा यूज होता है? mRNA ले लिया। अब यहाँ पर हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस होती है, जो कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया है। ये वायरसेस में पाई जाती है, क्योंकि उनके पास आरएनए से डीएनए बनाते हैं। तो इससे क्या होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से ये अपना आरएनए तो है ही सही, लेकिन इसके साथ ही एक डीएनए ये इसकी कॉपी कर देगा। जैसे 5' 3', तो यहाँ पर 3 से 5 क्या बना देगा? एक डीएनए। तो ये वाली स्ट्रैंड आरएनए की और ये वाली स्ट्रैंड डीएनए की हो गई है, और यहाँ पर जैसे सीक्वेंस है वैसे ये जमा देगा। ठीक है, क्योंकि आरएनए में यूरेसिल होता है। ठीक है, आरएनए में यूरेसिल होता है, तो और डीएनए में क्या होता है? इसकी जगह थायमिन होता है। तो याद रखना, यहाँ पर आरएनए में यूरेसिल है, तो डीएनए में हमेशा क्या आएगा? क्योंकि आरएनए में ए के साथ यू जुड़ता है और डीएनए में ए के साथ टी जुड़ता है। मान लो यूरेसिल है यहाँ पर आरएनए में, तो इधर क्या आ जाएगा? टी आएगा। ठीक है, तो याद रखना आरएनए और डीएनए दोनों एक साथ। लेकिन ये ज़्यादा बहुत देर तक ज़्यादा टिके नहीं रहते, क्योंकि डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है और इसमें राइबोज,
तो दिक्कत आती है। इसलिए हमें क्या होता है, केवल इनके हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर देने होते हैं थोड़ी देर बाद। जैसे आरएनए से जैसे डीएनए की लड़ कंप्लीट हुई एक, वैसे इसको यहाँ पर डिजोल्व कर दिया जाता है। केवल किसको रखा जाता है, डीएनए को। तो फिर डीएनए को रखा जाता है, ये डीएनए की एक लड़ बचाई जाती है, ये 3 days to 5 days, और इसी के अकॉर्डिंग दूसरा इसका डब कॉम्प्लीमेंट्री बना लिया जाता है। उसको बोलते हैं डीएनए से डीएनए बनना। तो उसको रेप्लिकेट कर लिया जाता है, डीएनए को क्या कर लिया जाता है, रेप्लिकेट कर लिया जाता है। याद रखना, जब आरएनए से डीएनए हम बना रहे हैं तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज काम आएगा। क्या आएगा, डीएनए पॉलीमरेज, जिसको डीएनए पोल भी बोलते हैं। डीएनए पॉलीमरेज ज़्यादातर ये एंजाइम होता है थर्ड वाला, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ट्रांसक्रिप्टेजी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इसको बोलते हैं, डीएनए पॉलीमरेज। क्योंकि डीएनए बनाना है बायोलॉजी में, जब भी किसी चीज़ को बनाना होता है, जो चीज़ बन रही होती है उसी के नाम से उसका एंजाइम होता है। जैसे यहाँ आरएनए से डीएनए बन रहा है तो इसको बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज, और इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी बोलेंगे। लेकिन किस पर डिपेंडेड डीएनए पॉलीमरेज, ये रहेगा आरएनए डिपेंडेड। क्या रहेगा, आरएनए डिपेंडेंट, क्योंकि ये इसकी यूज कर रहा है, क्या टेम्पलेट को यूज कर रहा है आरएनए की, तो इसलिए आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है। अगर यहाँ पर डीएनए से आरएनए बनाना होता है, जो कि नेचुरल प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन की, तो वहाँ पर होता है आरएनए पॉलीमरेज, और वो होता है डीएनए डिपेंडेंट, क्योंकि उल्टा होता। तो यहाँ पर हमें सी डीएनए बनाने के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री या कॉपी डीएनए बनाने के लिए आरएनए के एक स्टैंड का यूज करना पड़ेगा। आरएनए के स्टैंड पे जब हम आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज डालेंगे तो क्या बन जाएगी, डीएनए की एक उसकी कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर स्टैंड बन जाएगी। इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, जिसमें आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है। जब ये दोनों बन जाएगी तो आरएनए और डीएनए एक साथ ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, इसलिए दोनों के हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के केवल डीएनए की एक स्टैंड को अलग कर लेते हैं। फिर बाद में सिंपल प्रोसेस है, डीएनए के एक स्टैंड से डीएनए की दूसरी स्टैंड आसानी से बनाई जा सकती है, जिसको रेप्लिकेशन बोलते हैं, जिसमें डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है। तो ये जो डीएनए बना है एक लड़, ये होती है सी डीएनए। ये जो पहले एक लड़ बनी थी इसको बोलते हैं कॉपी डीएनए या सी डीएनए। तो इस प्रकार हमें अगर डिजाइड जीन प्राप्त करनी है, लेकिन डिजाइड जीन का अपने आरएनए ही उपलब्ध है, तो उस आरएनए को हम डीएनए में बदल सकते हैं। ये भी एक प्रकार से डिजाइड जीन ऑब्टेन करने का एक तरीका है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अब देखते हैं तीसरा तरीका, जो कि बहुत लेंदी और बहुत कॉम्प्लिकेटिव है, जैसे कि सिंथेटिक डीएनए बनाना। सिंथेटिक डीएनए या सिंथेटिक जीन ही बना लो। जैसे मान लो तुम्हें डिजाइड जीन का सीक्वेंस पता है, तो उसकी एक नई सीक्वेंस पता है, तो जैसे मान लो उसमें एडेनिन ग्वानिन जुड़ेंगे, तो तुम विशेष प्रकार के डीएनए और विशेष प्रकार के ये सब बेसिक सब्सटेंसेस जोड़ के उसमें अपने आप ही एंजाइम वगैरह जोड़ के एक नई जीन बना लो, सिंथेटिक डीएनए या सिंथेटिक जीन, जिसको क्या बोलते हैं, एस डीएनए के नाम से भी जाना जाता है। तो ये होता है कंप्लीट आर्टिफिशियल सिंथेसिस जीन। ये कंप्लीट नहीं थी हालांकि, और सबसे पहले किसने बनाई थी, सबसे पहले एस डीएनए जो बनाया था, सिंथेटिक डीएनए बनाया था, वो बनाया था अपने कॉर्नबर्ग ने सबसे पहले ये बनाया था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस करने का प्रयास किया, यानी पात्र में ही डीएनए बनाने का प्रयास किया गया। पहली बार कॉर्नबर्ग द्वारा ये बनाया गया। इसमें क्या क्या यूज हुआ, इन्होंने क्या लिया, सिंगल स्टैंड ले ली, किसकी, डीएनए की, सिंगल स्टैंड ऑफ डीएनए ये ले लिया। प्लस इसमें क्या ऐड कर दिया है, जैसे जो पॉलीमर बनाएंगे वो न्यूक्लियोटाइड यूज कर दिए। डीएनए पढ़ेंगे जब न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताऊंगा, न्यूक्लियोटाइड यूज करते हैं। इसके अलावा जो विशेष एंजाइम होते हैं, जैसे डीएनए पॉलीमरेज ऐड कर दिया है। और इसी के साथ डीएनए प्राइमर क्या होता है, रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए छोटे टुकड़े यूज होते हैं, उनको प्राइमर बोलते हैं। और इन सबको एक ही ट्यूब में डाल दिया है और वहां पर इनको रख दिया है, जिससे क्या बन गया, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए, क्योंकि सिंगल स्टैंड इनके पास थी सही, बाकी ये सब डाल ही देंगे आर्टिफिशियल तरीके से, डबल स्टैंड फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि जरूरत की सभी चीजें यहाँ पे डल गई है। तो ये क्या हो गया, एस डीएनए। तो पहली बार प्रयास इन्होंने किया था, लेकिन इनका प्रयास ज़्यादा सफल नहीं हो पाया था, क्योंकि इन्होंने फिर भी पूरी तरह से सिंथेटिक डीएनए नहीं बनाया, सिंथेटिक जीन नहीं बनाया। इसके बाद प्रयास किया गया दूसरी बार, H.G. खुराना, नाम सुना होगा, डॉक्टर हरगोविंद खुराना का। ठीक है, इन्होंने जो इंडिया के हैं बेसिकली, तो ये पहला इन्होंने सिंथेसाइज किया है। इनका नाम किस लिए ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन सिंथेसाइज की, फर्स्ट आर्टिफिशियल
जीन इन्होंने क्या कर दी थी, बनाई थी। और वो किसकी जीन थी, वो अपने पास ईस्ट की एक जीन थी जो क्या काम करती थी, एलेनिन नामक एमिनो एसिड को बनाने वाली जीन थी। एलेनिन एमिनो एसिड को बनाने वाली जीन थी, एलेनिन एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस करने की, ठीक है, टीआरएनए सिंथेसिस करने की जीन थी। मतलब ईस्ट में एक जीन है जो एलिनिन एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस करती है। टीआरएनए क्या होता है, टीआरएनए भी एक प्रकार का आरएनए यानी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। वो एलिनिन एमिनो एसिड जिसको वो ले जाता है, ट्रांसफर आरएनए जिसको एलिनिन एमिनो एसिड वाला ट्रांसफर आरएनए उसको प्रोड्यूस करने वाली जीन है ईस्ट में, ठीक है। ईस्ट में वो जीन है जिसको सबसे पहले आर्टिफिशियली रूप से किसने बनाया था, एच.जी. खुराना ने 1968 में। और ये यूजलेस था पूरा, इसका कोई मतलब था नहीं, यूजलेस जीन थी, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, बनाया था। इनके लिए इनको क्या मिला था, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, याद रखना, नोबेल प्राइज भी इनको मिला था साइंस में। तो एच.जी. खुराना का नाम याद रखना, इन्होंने फर्स्ट आर्टिफिशियल सिंथेसिस किया था, बस इतना तुम्हें थोड़ा याद रहना चाहिए कि हरगोविंद खुराना का क्या काम था, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमने पढ़ लिया है कि डिजायर्ड जीन कैसे ऑब्टेन करते हैं। इसके बाद हम आगे इसके प्रोसीजर पढ़ेंगे कि डीएनए को एक्सट्रेशन कर लिया है, कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे पैसेंजर डीएनए को कट करेंगे और कैसे हम जीन को एम्पलीफाई करेंगे। इसके अलावा डीएनए स्ट्रैंड जो है पॉलीमराइजेशन हो जाता है उसका, तो कौन कौन से एंजाइम करने हैं, जैसे पीसीआर वगैरह करेंगे। अगले लेक्चर में हम देखेंगे पीसीआर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कुछ विशेष प्रकार के प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड के बारे में डिटेल से देखेंगे। और अब आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट एपिसोड में एंड नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं पर्सनली आपको बता सकता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से या इंस्टाग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए हमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप डायरेक्ट वहाँ से जुड़ सकते हैं। धीरे धीरे ये बायोटेक के 1-2 लेक्चर और बचे हैं ताकि बायोटेक का आरडीएनए टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन आपका खत्म हो जाएगा। इसी के साथ आज मैं आपसे विदा चाहता हूँ, धन्यवाद। देखते रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक भी करिए, कमेंट भी करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आशा करता हूँ आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है, धन्यवाद।